हे गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि शार्डिंग की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है लास्ट वीडियो का, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने समझा था कि शार्डिंग क्या होती है बेसिकली एंड किस किस टाइप की शार्डिंग होती है। सो वो वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए हमने ये सेकेंड वीडियो बना दी मैंने। ठीक है। एंड ऑल्सो ये वीडियो पार्ट है सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स, एक ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसका। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप और भी वीडियो सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड देख सकते हैं। एंड मैं सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी कंटेंट बनाता रहता हूँ, सो अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सिस्टम डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ्स। ठीक है। तो अगर सिस्टम डिज़ाइन में कैसे होता है कि आप अगर एक चीज़ लेके आ रहे हैं और उसके बाद दो अच्छाई आ रही है तो एक बुराई भी आएगी बेसिकली। ठीक है। सो आपको बैलेंस करना पड़ता है वो सब चीज़ें, कि मैं मान लो ये चीज़ लेके आ रहा हूँ तो मेरे को इसके साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको किसी तरह और सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये हमेशा होता है इंटरव्यू में, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाता है तो ट्रेड ऑफ ज़रूर बताएं कि हाँ मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मैं शार्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, बट कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उससे। ठीक है। एंड और भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है। तो वो सब मेरे को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर आप इंटरव्यू में ये चीज़ें बतानी भी ज़रूरी होती है कि मैं ये ऐड कर रहा हूँ तो इससे ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये इससे फ़ायदे होंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालता है आप इंटरव्यूअर के लिए। एडवांटेजेस ऑफ शार्डिंग। सो हमारी शार्डिंग के साथ बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आती हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या होती है। सो हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, फास्टर क्वेरी रिस्पॉन्स मिलते हैं, मोर राइट बैंडविड्थ मिलती है, एंड ईजी टू ऐड कैपेसिटी मिलती है। ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद हाई अवेलेबिलिटी। सो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। सो मेरा ये नॉन शार्डेड डेटाबेस है। ठीक है। तो अगर मान लो मेरा एप्लीकेशन, मतलब मेरा डेटाबेस डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मान लो मेरा वीएम क्रैश कर गया या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से अगर मेरा डेटाबेस डाउन है तो मेरा पूरा एप्लीकेशन डाउन हो जाता है। ठीक है। तो मेरे हाई अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर मेरा जो डेटाबेस है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, अगर वो फेल हो गया तो मेरा एप्लीकेशन डाउन है। ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि हमारा शार्डेड अगर डेटाबेस है, मान लो मैंने शार्डिंग कर दी डेटाबेस की, एंड मैंने एक डेटा को, मतलब डेटाबेस को तीन डेटाबेसेस में स्प्लिट कर दिया था। ठीक है। एंड मान लो एक मेरा डेटाबेस, जैसे ये इस बीच वाला, अगर मान लो किसी रीज़न से डाउन हो गया, ठीक है, तो स्टिल फिर भी मेरा 2/3 ऑफ डेटा है जो वो मैं यूज़र्स को सर्व कर सकता हूँ। ठीक है। सो इसमें हाँ, मतलब डेटा पूरा करेक्ट नहीं होगा, मान लो हो सकता है प्रॉब्लम, बट मेरा सिस्टम पूरी तरह डाउन नहीं होगा। मतलब ऐसे जैसे मान लो मैंने इस तरह से डेटा डिवाइड कर रखा है कि उसमें कुछ यूज़र्स ही इम्पैक्टेड हैं। ठीक है। ऐसे आपको वो सोचना पड़ता है जब आप इम्प्लीमेंट करते हो शार्डिंग, तो आपको डेटा उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। तो हो सकता है मैंने इस टाइप से किया हो अच्छे से, एंड उस केस में क्या होगा कि अगर मेरा एक इंस्टेंस डाउन गया है तो मेरे बाकी इंस्टेंसेस डेटा सर्व करते रहेंगे और मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। ठीक है। वो कुछ यूजर्स के लिए हो सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी एडवांटेज मिलती है शार्डिंग के साथ हाई अवेलेबिलिटी की। नेक्स्ट इज फास्टर क्वेरी रिस्पॉन्स। सो अब मैं जो मेरा नॉन शार्डेड डेटाबेस है वहां पे जो भी मैं क्वेरी कर रहा हूँ मेरे एक ही डेटाबेस में जा रही है, वही डेटाबेस सारी कैलकुलेशंस कर रहा है, डेटा ला रहा है एंड मेरे को वापस दे रहा है। ठीक है। सो ये हो रहा है एक ही डेटाबेस में। अब मान लो मैंने उसको तीन डेटाबेस में स्प्लिट कर दिया डेटा को। ठीक है। तो हर डेटाबेस के पास 1/3 ऑफ डेटा चला गया, उसके पास कैपेसिटी है 3 गुना करने की। ठीक है। मैंने 3 में डिवाइड किया तो 3 गुना मैंने कैपेसिटी ऐड कर दी, तो मैं यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा क्वेरीज रन कर सकता। अब क्या है, करंट डेटाबेस है वो 33% ऑफ द क्वेरीज का लोड ले रहा होगा अगर मैंने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है डेटा। तो आप इसमें स्क्यूइंग भी हो सकती है। अगर स्क्यूइंग हो गई तो बेसिकली हॉटस्पॉट्स बन जाएंगे एंड आपका एक डेटाबेस जैसे 3 में से एक ही ज़्यादा लोड ले रहा होगा, बट वो आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करके, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझिए कि आपने एक डेटाबेस था उसको 3 में स्प्लिट कर दिया और सेम साइज के रखे मान के चल रहे हैं, तो आपने 3 गुना कैपेसिटी बढ़ा दी है। तो अब मान लो एक क्वेरी जा रही थी यहाँ पे, इसको डेटा चर्निंग करनी पड़ रही थी, मान लो 4 TB डेटा की चर्निंग करनी पड़ रही थी, बट अभी ये 4 TB हो गया 1.3 TB। ठीक है। तो 1.3 TB डेटा की चर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो 3 गुना फास्टर हो जाएगा एक तरह से। ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो लोड मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड मेरी क्वेरीज के रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट हो जाएंगे, ज़्यादा मैं क्वेरीज कर पाऊंगा, मैं ज़्यादा टीपीएस कर सकता हूँ, ट्रांजेक्शन्स या फिर क्वेरी पर सेकंड हैंडल कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट इज राइट बैंडविड्थ। हमें शार्डिंग से ज़्यादा राइट बैंडविड्थ मिलती है। ठीक है। तो जो मेरे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि मेरी जो डेटाबेस होता है वो राइट आप एक ही जगह कर सकते हो। मान लो आपके रेप्लिकास भी हैं बट राइट आपका एक ही सर्वर लेगा। ठीक है। अब वो राइट एक ही सर्वर ले रहा है तो नंबर ऑफ राइट्स बढ़ेंगे,
तो आप कुछ हद तक वर्टिकल स्केलिंग कर लोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद आप उसको ज्यादा लोड नहीं दे सकते, ज्यादा राइट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है उतना लेने की राइट। तो अब यहाँ पे आप अगर शार्डिंग कर देते हैं, ठीक है, तो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा राइट। आप 1/3 ऑफ डेटा ही लिख रहे होगे एक डेटाबेस पे, अगर मान लो उसको आप 3 में स्प्लिट करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो मैंने इन 3 डेटाबेस में इनको स्प्लिट कर दिया एंड 1/3 डेटा जाएगा। तो जो क्वेरीज मतलब जो राइट डेटा है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बेसिकली तीनों सर्वर्स के अंदर। अब मान लो मेरे बहुत ज्यादा राइट का डेटा आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को वहां पे शार्डिंग करनी ही पड़ेगी। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है एंड कुछ इवेंट्स आ रहे हैं मान लो उसके अंदर, जो कि बहुत 1000 क्वेरीज पर सेकंड टाइप से आ रहे हैं, ठीक है, मेरे पास, तो उसको राइट करने के लिए एक डेटाबेस नहीं ले सकता वहां पे, ठीक है, तो वहां से स्टार्टिंग ही हमें बेसिकली शार्डेड डेटाबेसेस से करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इस तरह से हम ज्यादा राइट बैंडविड्थ दे सकते हैं शार्डिंग करके। सो नेक्स्ट इज इट्स इजी टू ऐड कैपेसिटी इन शार्डेड डेटाबेस, ठीक है। मान लो मेरा शार्डेड डेटाबेस था, 3 डेटाबेस डाले हुए थे मैंने, ठीक है। अब मान लो वो भी थोड़ा स्लो होने लगी चीज़ें, मान लो मेरे को लग रहा है कि और ज़्यादा मेरे को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं एक मशीन ऐड करूँगा एंड बेसिकली मेरे को उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। मेरे को थोड़ा डेटा मूवमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा हैश फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं रेंज बेस कर रहा हूँ तो उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, बट मैं ईजिली ऐड कर सकता हूँ। मैं इन चीज़ों को मैं कोड के अंदर हैंडल कर सकता हूँ, बट उसके बाद मैं ईजिली कैपेसिटी ऐड कर सकता हूँ। मैं जैसे मैं 2 मशीन और ऐड कर दूंगा तो मैं और यानी एक तरह से लगा लो 66% मोर कैपेसिटी ऐड कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो मैं जब भी मेरे को कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, मतलब रीड राइट या किसी भी चीज के लिए, तो मैं एक मशीन ऐड कर दूंगा एंड वो लोड हैंडल कर लेगी उस चीज, ठीक है। तो इस तरह से काफी इजी हो जाता है शार्डिंग के बाद आपका बेसिकली कैपेसिटी ऐड करना जो मेरा पूल है उसके अंदर, ठीक है। तो ये थे मेरे एडवांटेजेस ऑफ शार्डिंग। अब शार्डिंग के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, उनको देखते हैं। सो डिसएडवांटेजेस बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, ये सिस्टम में कम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका सिस्टम। इसमें मेंटेनेंस होता है काफी, आपको रिबैलेंसिंग जब भी करनी है तो आप उसको मतलब उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, एंड आपके हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। एंड जॉइंस काफी टफ हो जाता है मल्टीपल डेटाबेसेस से, एंड कोई नेटिव सपोर्ट नहीं है, कोई भी जैसे आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट नहीं है इसका, इसको आपको कोड के अंदर करना पड़ता है काफी, ठीक है। तो ये एक एक करके हम देखेंगे इनको। सो पहला आता है एड्स कॉम्प्लेक्सिटी इन द सिस्टम, ठीक है। सो हम जब भी शार्डिंग करते हैं तो हमारा सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। पहले क्या था, मान लो एक ही डेटाबेस था मेरा, मैं जस्ट जो ड्राइवर है मेरा उसके साथ मतलब जो भी लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूँ उसके साथ मैं अपने कोड में इंटीग्रेट कर देता था एंड वो कनेक्ट करती थी एक डेटाबेस पे, क्वेरी चलाती थी, डेटा मेरे को दे देती थी। अभी क्या हो गया, ऐसे 3 डेटाबेस आ गए, ठीक है। तो मेरे को एक एप्लीकेशन लेयर डालनी पड़ेगी। सो अब 3 बॉक्सेस ऐड हो गए हैं, 3 डेटाबेसेस ऐड हो गए हैं, तो मेरे को अपने एप्लीकेशन में लॉजिक डालना पड़ेगा जो कि इन तीनों को हैंडल कर, ठीक है। तो मेरे जैसे डाओ होते हैं, बेसिकली हम रिपोजिटरी बनाते हैं, उसके अंदर डाओ होते हैं, ये पैटर्न्स होते हैं, मतलब आप जरूरी नहीं है यहाँ पे, इतनी जरूरत भी नहीं है, बट जस्ट एक समझा रहा हूँ। तो मेरी जो रिपोजिटरी है उसके अंदर डाओ होते हैं, फिर उसके पीछे वो लेयर लगानी पड़ेगी हमें कि मेरे को ये डेटा लाना है तो मैं किससे लाऊं, या फिर मैं सब पे क्वेरी करूं, उनको मर्ज कैसे करूं। तो इस टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम में ऐड हो जाती है, तो ये थोड़ा टफ कर देता है चीज़ों को, क्योंकि इसके अंदर आपको मान लो डेवलपर्स लगाने पड़ेंगे, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, एंड मल्टीपल डेटाबेसेस आ गए हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, उनके साथ कुछ इशू है, डिग्रेड हो रहे हैं तो उनको फिक्स करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको एक तरह से लगा लो का कुछ बैंडविड्थ बढ़ जाएगी आपके डेवलपर्स की उधर की साइड उसको मेंटेन और इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट इज बेसिकली मेंटेनेंस ओवरहेड। सो बेसिकली मान लो मैं 3 डब्बे थे, चौथा मैंने ऐड किया, तो चौथा ऐड करते ही ये होगा नहीं कि अपने आप उसमें डेटा जाने लग जाएगा। सो बेसिकली हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें सिस्टम को बताना पड़ेगा चौथा ऐड हो गया है, ठीक है। अब चौथे को ऐड करने के लिए मेरे को क्या है, लोड भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि भाई पहले जो उनमें डेटा था वो अब 1/4 डेटा इसके अंदर चला जाए। सिंस 1/4 इसके अंदर जाएगा तो औरों के अंदर भी ज़्यादा डेटा हो गया तो उसको भी थोड़ा मूव करना पड़ेगा। तो ये रीबैलेंसिंग होती है, इसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं। सो ये होती है, तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, डेटा काफ़ी ज़्यादा मूव होता है, प्लस इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, मतलब मेरा मेंटेनेंस ओवरहेड बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये शार्डिंग के साथ आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज शार्डिंग हॉटस्पॉट्स डेवलप कर सकती है। सो मान लो मैंने 3 सर्वर्स में डिवाइड कर दिया था, एक सर्वर के डेटा को शार्डिंग कर दी थी मैंने, ठीक है। एंड मैंने लॉजिक थोड़ा मान लो ढंग से नहीं लिखा, मतलब मेरा लॉजिक ढंग से नहीं था, और वो क्या कर रहा है कि वो कहीं एक्टिविटी बढ़ी, मान लो मैंने कंट्री वाइज कर दिया, लगा लो अभी कि मान लो यूजर्स को मैंने कंट्री वाइज डिवाइड कर दिया इनके अंदर,
ठीक है, मान लो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं और वहीं हम कोई छोटी कंट्री लेंगे तो उसमें कम यूज़र्स होंगे। अब इंडिया के यूज़र्स जैसे ही एक्टिव होंगे तो वो एक डेटाबेस पे पूरा लोड जाएगा कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसीलिए मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। शार्डिंग में ऐसा हो सकता है, अगर आप ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा कि आपके एक डेटाबेस के अंदर आपका वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने लग जाएगी, वो हॉटस्पॉट डेवलप हो जाता है, हॉटस्पॉट बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इसको मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर आप ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं लॉजिक को, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है शार्डिंग के। सो नेक्स्ट इज बेसिकली आपको ज्वाइन करना पड़ेगा डेटा अलग अलग शार्ड से लाके। सो पहले आपका एक ही सर्वर था, आप उसको हिट कर रहे थे, डेटा दे रहा था वो, अभी मल्टीपल सर्वर दे रहे हैं तो उसको फिर आपको लाके ज्वाइन करना, मर्ज करना, शॉर्ट करना, इस टाइप की चीजें आपको एप्लीकेशन के लॉजिक के अंदर करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे को दे दो टॉप 10 यूजर्स, मतलब मान लो एक यूजर टेबल है एंड उसके अंदर मान लो मैंने वेल्थ डाली हुई है उनकी सबकी कि भाई ये यूजर इलॉन मस्क है, इसकी वेल्थ इतने बिलियन है, ये है वो है। ठीक है, तो मैंने इस डेटा को शार्ड कर रखा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को दे दो दुनिया के टॉप 10 वेल्दी पर्सन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अब मैं 3 जगह मेरा डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि मेरे को एक ही डेटाबेस दे देगा कि जो टॉप 10 पर्सन है जिनकी सबसे ज़्यादा वेल्थ है। नहीं, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तीनों डेटाबेस पे क्वेरी करनी पड़ेगी, वहां से डेटा लाके वो 30 रिजल्ट्स आएंगे मेरे पास, उनको मर्ज करना पड़ेगा और उनके अंदर से टॉप 10 निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे मेरे को डेटा मर्जिंग करनी पड़ती है इसके अंदर, इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है सिस्टम को। नेक्स्ट इज नो नेटिव सपोर्ट। सो नेटिव सपोर्ट हमें बेसिकली मिलता नहीं है इनमें, कि मैं मान लो जैसे हमारे डॉक्यूमेंट डेटाबेस हो गए, ठीक है, जैसे मोंगो है और अदर्स है जैसे कि कैसेंड्रा है, इन सब डेटाबेस में क्या होता है, नेटिव सपोर्ट आता है आपको मतलब शार्डिंग का। तो वो अपने आप शार्ड करते हैं, अंदर ही सब कुछ डेटा मूव करते रहते हैं। बट यहाँ पे जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं या फिर रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उनके अंदर ये सपोर्ट नहीं होता, नेटिव सपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए ही हमें ये सब इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है एंड उसी की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है एंड लाइक टफ टू मेंटेन होता है। सो ये सब प्रॉब्लम उसकी वजह से ही आती है। ओके, सो हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देखी, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है, मेरे को हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, बहुत ही फास्टर क्वेरी मिलती है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा बैंडविड्थ मिल जाती है एंड इनएक्सपेंसिवली मैं कैपेसिटी ऐड कर सकता हूँ अपने जो डेटाबेस है उसके अंदर। ठीक है, एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस हैं हमारे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर देता है, मेंटेनेंस आपका स्टार्ट हो जाता है, आपका डेवलपर एफर्ट वहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाता है। ये हॉटस्पॉट्स आ सकते हैं इसकी वजह से, उसको ध्यान रखना पड़ता है एंड ज्वाइनिंग आपको मल्टीपल शार्ट से खुद करनी पड़ेगी, वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। सो आपको कोई नेटिव सपोर्ट नहीं मिलता है, सो इससे भी चीज़ें टफ हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप जैसे और लोगों को ये सारी वीडियोज़ दिखाई जाएंगी। थैंक यू।